हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हिंदी वर्णमाला के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था हिंदी की वर्णमाला की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, और हमने स्वर देखे थे कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और स्वर के भेद कितने होते हैं, और स्वर के प्रकार या संख्याएं कितनी होती हैं, यह सभी हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि स्थान के आधार पर वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से होता है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है व्यंजन से। सबसे पहले हम यहाँ पर व्यंजन को देखेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन का अर्थ है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्णों का अर्थ होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और वर्णों का उच्चारण जो होता है वो स्वरों की सहायता से होता है, तो उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अगर हम कै लिखेंगे, अगर हम खाली व्यंजन लिखेंगे, जैसे कि कै हो गया, तो कै अगर व्यंजन खाली व्यंजन बनाना है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। ये हमारा ओनली एक अक्षर है, एक वर्ण है, और हम अगर इसमें ए जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा कै। तब ये बनेगा व्यंजन। ठीक है, कै हलंत प्लस ए बराबर कै होता है। इसी प्रकार से जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बनाए जाते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, पता चल गया आपको कि जिन वर्णों के उच्चारण से स्वरों की सहायता से किए जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जो हिंदी के व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं हिंदी के अंदर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वहाँ पर 3 प्रकार से दिया गया है, जिसमें कि प्रथम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के विशेष भाग से स्पर्श करे तो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क्या समझे दोस्तों कि जैसे कि हमारा स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जब व्यंजनों के उच्चारण, जब भी हम कोई भी व्यंजन उच्चारण करेंगे उस समय पर जो जीभ होगी, जीभ के मुख्य विशेष भाग को, जीभ का कोई सा भी विशेष भाग होगा, अग्र हुआ, पश्च हुआ या मध्य भाग हुआ, उससे स्पर्श करते हुए कोई भी व्यंजन उच्चारित होता है तो उसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 25। कितने होते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिसमें कि कौन कौन से आते हैं? जो कै वर्ग होते हैं, कै, चै, टै, यै और पै। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, यै वर्ग और पै वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 5 वर्ण तो कै वर्ग में आएंगे, चै में 5 वर्ण आएंगे, टै में 5 वर्ण आएंगे, यै में 5 वर्ण आएंगे और पै में 5 वर्ण आएंगे। इस प्रकार से यह 25 वर्ण बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं और स्पर्श व्यंजन के कितने संख्या होती हैं। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित हो उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है य, रै, लै और वै। ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ा है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच स्थित हो उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, जो कि ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ऊष्मा निकलती है उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं श, से, शै और है। जब आप इन चारों का उच्चारण करेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे कि जो वायु होती है वो गर्म होकर निकलती है मुंह से। जैसे कि शै बोलेंगे या शै, से या है, इन चारों को उच्चारण करने पर मुख से जो वायु निकलती है वो एक गर्म वायु की तरह निकलती है, और उसी को ही इसीलिए इन वर्णों का नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया है। तो दोस्तों यह भी कितने होते हैं? यह भी 4 होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन
भी 4 होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। हमने 3 पार्ट पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं और किस प्रकार से इनको डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, हमने भी बताया था आपको 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें कि हमने आपको कहा था कि कै वर्ग होता है, चै वर्ग होता है, टै और तै और पै, ये चारों वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जब कै, ख, गै, घै, डै, ये सभी जो वर्ग हैं ये कै वर्ग होता है। ये सभी जो वर्ग होता है ये कंठ से उच्चारित किया जाता है। जो चै वर्ग के वर्ण होते हैं वो तालु से उच्चारित किए जाते हैं और जो टै वर्ग के वर्ण होते हैं वो मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं और जो तै वर्ग के वर्ण होते हैं वो दंत से उच्चारित किए जाते हैं और जो पै वर्ग के व्यंजन होते हैं वो ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि पूछ लेंगे कि जो मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि गै का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आपको अगर ये तालिका याद नहीं होगी तो आप बता नहीं पाएंगे कि गै का उच्चारण कहाँ से होगा। तो आपको सीधा सीधा बस याद रखना है कि कैसे कंठ, कंठ फिर तालु फिर मूर्धा फिर दंत और फिर ओष्ठ। सबसे पहले कंठ होता है गला, फिर तालु आता है, उसके बाद फिर मूर्धा आती है, फिर दंत होते हैं, दंत के बाद क्या होता है, ओष्ठ होती है। तो आप इस आधार से इसको याद कर सकते हैं और जितने भी कै वर्ग के होंगे आप उसको फिर वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आप इसको अंदाजे से लगा के भी पता कर सकते हैं। आपको ये सारा याद नहीं करना पड़ेगा कि कै वर्ग को कंठ से होगा, है कंठ से होगा, इस तरह से नहीं याद करना। सिर्फ आपको याद करना है कि जो कै वर्ग के जितने भी होते हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं, चै वर्ग के तालु से उच्चारित होते हैं, टै वर्ग के मूर्धा से उच्चारित होते हैं, तै वर्ग के दंत से उच्चारित होते हैं और पै वर्ग के ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। इनको देखने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। अघोष देखते हैं सबसे पहले, अघोष क्या होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उनको अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण का मतलब है दोस्तों जैसे कि कोई भी वर्ण हम उच्चारित करेंगे तो उस समय स्वर तंत्रियाँ जो होंगी वो कंपन नहीं करेंगी तो अघोष वर्ण कहलाता है। जैसे कि कै हो गया, जब हम कै को बोलते हैं तो हमारे जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो कंपन नहीं करती, इसीलिए यह एक अघोष वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम घोष वर्ण पर। घोष वर्ण वो वर्ण होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसको क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलती है तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई भी वर्ड हम उच्चारित करेंगे उस समय कम हवा निकलती है मुंह से तो उसको हम अल्प प्राण की संज्ञा देते हैं उन वर्णों को। नेक्स्ट चलते हैं हम महाप्राण पर। महाप्राण जो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से जो हवा होगी वो अधिक निकलती है तो दोस्तों अल्प प्राण अपोजिट होता है महाप्राण के, और ऐसे ही अघोष अपोजिट होता है घोष के। और यहाँ पर ये घोष और सघोष अगर इन दोनों में से एक भी वर्ड आ जाए तो उनका मतलब एक ही होता है। घोष का वर्ड, घोष का मतलब भी कि यही होता है, सघोष, घोष और सघोष एक ही बात है। दोस्तों अब हमने पढ़ चुके हैं कि घोष, सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो इसके आधार पर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यंजन जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं और कौन कौन से महाप्राण होते हैं, कौन कौन से अघोष होते हैं और कौन कौन से सघोष वर्ण कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि जो फर्स्ट होता है, पहला ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन होंगी महाप्राण। आप इसको उच्चारित करके भी देख सकते हैं। जब आप कै बोलोगे एक नॉर्मली तरीके से कै का उच्चारण हो जाता है आराम से,
बिल्कुल मतलब कि कम आवाज़ लगती है, लेकिन ख को जब उच्चारित करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। कै अल्पप्राण, ख महाप्राण, गै अल्पप्राण और घ जो होता है वो महाप्राण होता है। इसी तरह से ड जो होता है वो भी अल्पप्राण होता है। दोस्तों जो ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, नासिक वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया अब कि आपको कैसे याद करना है। अल्पप्राण फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये जो हैं ये अल्प प्राण होते हैं, और सेकंड और फोर्थ जो होगा वो महाप्राण होगा। तो अब दोस्तों यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा आपका अब यहाँ से नहीं छूटेगा। अब हमारा रहता है अघोष और सघोष। अघोष और सघोष का मतलब बताया था हमने, जब वर्णों का उच्चारण होता है तो स्वर तंत्रिकाएं कंपन करती हैं तो सघोष या घोष होता है, और नहीं करेंगी तो क्या होगा, अघोष हो जाएगा। तो इसमें क्या कैसे देखेंगे हम, इसमें जो होता है इसमें तो बिल्कुल सिंपल ही है कि स्टार्टिंग के टू जो होते हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड जो लाइन है वो होती हैं अघोष, और जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लाइन होती हैं ये क्या होगी, ये सघोष होंगी और ये अघोष होंगी। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट टू लाइन जो होती हैं ये अघोष होती हैं और ये वाली सघोष होती हैं। ये अघोष होंगी और ये वाली सघोष होंगी। अब आपने देख चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। दोस्तों अब आपको पता चल गया है कि स्पर्श व्यंजन किस प्रकार से डिफाइन किए हुए हैं हमने। दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा व्यंजन और व्यंजन के प्रकार, और व्यंजन के प्रकार में हमने 3 व्यंजन के प्रकार पढ़े हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हमने अच्छी तरह से डिफाइन करके बताया है आपको कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ कहाँ से उच्चारित होती है, और वो अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। तो आपको आई होप ये सब याद हो चुका होगा। दोस्तों थर्ड पार्ट में हम अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षेपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन ये सभी व्यंजनों को पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। तो ये सभी हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।